नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 5। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया, 50 घंटे में हम पूरे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एसएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये करंट अफेयर्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। 50 घंटे में हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशियंट जितनी भी करंट से रिलेटेड एंशियंट है, या फिर इकोलॉजी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा प्रॉमिस किया हुआ है, जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पे मैं आपके साथ करूंगा। साथ ही साथ इतनी डिटेल्ड स्लाइड्स हैं कि आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी एक साथ निपट जाएंगे। तो अभी हम कर रहे थे पॉलिटी पे, पहले हम 4 सेट कर चुके हैं। 5वें सेट पे बढ़ेंगे और पॉलिटी की कुछ और न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ हमेशा रहती है पॉलिटी की इंटर स्टेट काउंसिल। हमेशा में कंफ्यूजन रहता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल है क्या? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? इसके फंक्शन क्या है? इसका रोल क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में दिखेगी। तो इससे पता चल जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को समय आने पे, जब जब प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें एक इंटरस्टेट काउंसिल की जरूरत है, तो उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये परमानेंट नहीं रहती, इसको बार बार डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर समय आने पे इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाता है। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जब भी इंटरस्टेट रिलेशंस खराब हो या जब भी इंटरस्टेट रिलेशंस में कुछ आपको सही करना हो, कुछ क्राइसिस रिजॉल्व करना हो, तो हमेशा इंटरस्टेट काउंसिल का रास्ता देखिए। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी इंटरस्टेट काउंसिल को इसी पर्पज से यहाँ रखा था कि अगर दो स्टेट्स के बीच में या सेंटर स्टेट के बीच में कोई भी क्राइसिस या क्लैश आता है, तो उसके लिए इंटरस्टेट काउंसिल की तरफ हमें देखना चाहिए और इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करना चाहिए। इसको 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सेटअप किया गया। उसके बाद इंटरस्टेट काउंसिल कई बार सेट की गई। अभी 2019 में भी इसको पीएम मोदी द्वारा सेटअप किया गया था। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत न्यूज़ में रहती है। इंटरस्टेट काउंसिल, जब भी कोई इंटरस्टेट डिस्प्यूट होता है तो एक हमेशा रिकमेंडेशन आता है कि इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया जाए। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या है। ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, यानी याद रखिएगा सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। अब वो सेंटर स्टेट को मानना है नहीं मानना वो उनके ऊपर है। ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट में अगर हम इंटरस्टेट काउंसिल को बिठाते हैं तो उसके रिकमेंडेशन स्टेट्स मानते नहीं हैं। तो ये रीज़न है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पिछले 75 साल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जजमेंट या कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा रेजोल्यूशन है, ये नहीं दे पाई है दो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स का। इसके अलावा आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन भी करती है डिस्प्यूट्स का, और इसकी जो प्रेजेंस है वो नॉन परमानेंस की है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन हमेशा ये अस्तित्व में नहीं रहती। अगर हम बात करें इसके कॉम्पोजिशन की, तो इसको पीएम जो है वो चेयर करते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस कमिटी में सारे चीफ मिनिस्टर्स हर स्टेट के और यूटीज के, जो भी आपके जिन यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब इस काउंसिल में बैठते हैं। इसके अलावा यूटी के ऐसी यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भी केस बने, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें या फिर हम दादर नगर हवेली, दीव एंड दमन की बात करें, किसी और लक्षद्वीप की बात करें, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ के मेंबर्स बनेंगे। इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जो टाइम टू टाइम रेजोल्यूशन के लिए लाई जाती है। इसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 सीएम जो हैं वो भी साथ में पीएम द्वारा प्रपोज किए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये बनती है। अगर हम बात करें 1990 के ऑर्डर के अमेंडमेंट की, तो यहाँ पे ये दिया गया कि गवर्नर, अगर एक स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट रूल में है, तो वहाँ के गवर्नर इसको अटेंड कर सकते हैं। नॉमिनेशन जो होता है परमानेंट इन्वाइटीज का, वो यूनियन मिनिस्टर में से किया जाता है, 5 यूनियन मिनिस्टर्स में से किया जाता है, और इनका चयन भी आपके प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि चेयरमैन है, वो करते हैं। अब क्यों न्यूज में थी? देखो, बाउंड्री डिस्प्यूट एक बहुत लंबा डिस्प्यूट है। अगर आप हरियाणा पंजाब की बात करें, अगर आप महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करें, तो यही रीजन था पिछले साल फिर से महाराष्ट्र कर्नाटका का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो फिर से न्यूज में आया। अभी 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें बेलगावी
उत्तर कन्नड़ा, बीदर, गुलबर्गा, ये ऐसे एरियाज हैं जो महाराष्ट्र हमेशा से डिमांड करता है, लेकिन कर्नाटक ये कहता है कि यहाँ की ये एरिया जो है वो मैसूर स्टेट का पार्ट रहा था, जबकि महाराष्ट्र कहता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मराठा स्पीकिंग ज़्यादा है। तो ये एक हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन है। तो इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमेशा कहा गया कि इंटर स्टेट काउंसिल के पास जा सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 3 से एक नया स्टेट क्रिएट कर सकती है या किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। लेकिन फिर वही, अगर स्टेट गवर्नमेंट के इस मैटर में बाउंड्री को रीड्रॉ करके अगर मामला सुलझाने की कोशिश की जाए तो उसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही रेडी नहीं है। महाराष्ट्र तो चाहता है रीड्रॉ कर लो, इससे एरिया हमें मिल जाए, लेकिन कर्नाटक कहता है ये एरिया हम आपको नहीं देंगे। इसके अलावा क्या डिस्प्यूट हम कैसे किया कर सकते हैं? इस डिस्प्यूट के लिए हम आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, जहां पे सीधा दोनों स्टेट्स मिलके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा आर्टिकल 263 तो एक वैलिड आर्टिकल है इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू। इस कमिटी में इस इंटर स्टेट काउंसिल में बैठ के दोनों स्टेट्स अपने प्रॉब्लम्स को पीएम की हेल्प से सुलझा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जितने भी इंटर स्टेट काउंसिल्स होते हैं या जितने भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं वो इस तरह से रिजॉल्व किए जाते हैं। अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का। इस पे मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हमें पता है हमारे कुछ राज्यों के, काफी राज्यों के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं। इनफैक्ट उसमें 35 के आसपास ऐसे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं। और जब वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं तो वहां पे डेवलपमेंट जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा। इसके चलते 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? इसका काम था जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री की, वहां के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेटर करना, वहां पे एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। अभी हाल ही में इसकी एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इंपेरेटिव ने मिलकर रिलीज किया है। यही कह रही है कि कुछ सुधार हमें देखने को मिला है, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हमें ये समझना है कि कौन कौन से एरियाज पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फोकस किया जाता है। सबसे पहले फोकस किया जाता है हेल्थ और न्यूट्रिशन पे उस एरिया के लोगों का, बच्चों का। फिर एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, स्किल डेवलपमेंट पे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इन मेजर आप इंडिकेटर्स को आप देखेंगे, ये 6 इंडिकेटर्स को आप फर्दर डिवाइड करते हैं 49 सब इंडिकेटर्स में। अब जो कोर प्रिंसिपल है वो उसके 3 इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं कि ये पूरा का पूरा जो एस्पेक्ट है ये 3 C's पे चलता है। सबसे पहले है कन्वर्जेंस करना, सेंटर और स्टेट के बीच में समन्वय बिठाना। दूसरा आप देखेंगे कोलैबोरेशन करना और कंपटीशन करना। तो ये इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल्स हैं कि कन्वर्जेंस करो, कोलैबोरेशन करो सिटीजन्स का और फंक्शनरीज के बीच में, और डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन बिठाओ, जैसे कि ए डिस्ट्रिक्ट और बी डिस्ट्रिक्ट के बीच में कंपटीशन बिठाओ। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ का डीएम कोशिश करेगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बेटर हो, तो वो इस डिस्ट्रिक्ट से बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो याद रखना ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 3C के मेथड पे काम करता है। कन्वर्जेंस, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कन्वर्जेंस, यानी दोनों मिलकर उस डिस्ट्रिक्ट में फोकस कर सके। कोलैबोरेशन लोकल सिटीजन्स के साथ या फिर सोशल जो भी आप देखेंगे एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी है, इनके साथ या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन करना और आपस में सारी डिस्ट्रिक्ट्स का एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के थ्रू डेवलपमेंट करना। अब बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का देखें तो देखो सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग है। नीति आयोग इसको एंकर करती है, तो याद रखिएगा नीति आयोग इस प्रोग्राम की एंकरिंग एजेंसी है। मतलब वो एक तरह से नोडल एजेंसी है जो सारी इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के साथ बैठ के प्लान्स डिस्कस करती है, उन प्लान्स को एनफोर्स कराती है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स इसके मेन ड्राइवर्स हैं चेंज के। स्टेट गवर्नमेंट्स को पुश किया जाता है कि आप अपने स्टेट में चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाके डेवलपमेंट को दिखवाओ या फिर जो भी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट सिनारियोज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको डिलीवर कराओ। साथ ही साथ एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर रखा जाता है, वो हर डिस्ट्रिक्ट को देखता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता कैसे चलता है कि बेटर हो रहा है, तो नीति आयोग एक डेल्टा रैंकिंग निकालती है डिस्ट्रिक्ट्स का। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग दी जाती है और डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में आ जाती हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स को लगने लग जाता है कि देखो
वो डिस्ट्रिक्ट हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है, ये डिस्ट्रिक्ट हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है, तो हमें भी बेटर परफॉर्म करना है। तो याद रखना कि डेल्टा रैंकिंग टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा रैंकिंग आती है, कहाँ पे आती है डेल्टा रैंकिंग? ये दी जाती है नीति आयोग द्वारा। कहाँ और किस पर्पस के लिए? पर्पस है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अधीन। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बहुत न्यूज में रहता है, हाल ही में प्रशांत भूषण का केस आया, कुणाल कामरा का केस आया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की मानहानि करना। अगर कोर्ट, इंडिया के कोर्ट्स आपको कोई डिसीजन देते हैं और आप उन डिसीजंस को फॉलो नहीं करते तो उसको मानहानि में गिना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कोर्ट समय समय पे कंटेम्प्ट में लाता रहता है। तो अभी हमने देखा जो लॉयर एक्टिविस्ट थे प्रशांत भूषण, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया। ट्वीट के चलते वो ट्वीट जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए था और इसके चलते एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उन पे बना। तो समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। देखो आइडिया यही है कि डिसरिस्पेक्ट शो करना, डिग्निटी, कोर्ट की डिग्निटी को आप नीचा दिखाओ या फिर कोर्ट की अथॉरिटी को स्वीकारो नहीं, ठीक है, कोर्ट के डिसीजन को मानने से मना कर दो, तो ये कंटेम्प्ट आपके लिए लेके आएगा। आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि कोर्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है किसी ऐसी अथॉरिटी से जो कोर्ट से नीची है, किसी ऐसे पर्सन से जो कोर्ट से नीचा है, वो कोर्ट को डिफेम ना कर सके, वो कोर्ट की इमेज को खराब ना कर सके, मलाइन ना कर सके। और इससे क्या होगा? देखो अगर कोई भी आता जाता कोर्ट की इमेज को मलाइन करके चला जाएगा तो लोगों का कोर्ट्स में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए, उस डर को बनाए रखने के लिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, इस कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैकेनिज्म को समय समय पे यूज करता आया है। अगर हम आगे देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 261 ये कहता है कि एक फुल फेथ और क्रेडिट होना चाहिए इंडिया के पब्लिक एक्ट्स में, मतलब भारत के सिटीजन जो है भारत के लॉज में, भारत के रिकॉर्ड्स, जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं और या जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं यूनियन की, इसमें एक फुल फेथ लोगों का होना चाहिए। और अगर वो नहीं होता तो जुडिशरी में वो कंटेम्प्ट का केस बनता है। प्रशांत भूषण के इस केस को डिसाइड करते समय एक प्रिंसिपल लगाया गया, मुलगांवकर प्रिंसिपल। अब मुलगांवकर प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना केस से आता है, मुलगांवकर वर्सेस अन्नोन 1978 का केस है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट को यह समझाया गया कि आप हर किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पे या हर किसी स्टेटमेंट पे, हर किसी ऐसे पर्सन पे जो आपके बारे में कुछ लिख देता और आप उसको अच्छा नहीं मानते, तो आप हर बात पे कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते। इस तरह से लोगों का आर्टिकल 19 भी जाता है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट भी अननेसेसरी ड्रैग होता है अननेसेसरी के केसेस में। तो यहाँ यही कहा गया कि बात बात पे कंटेम्प्ट लगाना ठीक नहीं है। एक कोर्ट को भी कॉशन रखना चाहिए कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन लगाते समय, तो कोर्ट हर बात पे कंटेम्प्ट नहीं लगा सकता। तो देखते हैं कि कोर्ट के पास ये कंटेम्प्ट लगाने की पावर कहां से आती है। आर्टिकल 261 देता है, 19(2) भी देता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आप देखेंगे कि अगर आप बोलते समय, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी करते समय, आप आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच को यूज करते समय अगर आप मानहानि कर देते हैं कोर्ट की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं, तो आपको बुक किया जा सकता है। आर्टिकल 142 क्लॉज 2 में भी अगर कोई पर्सन कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं मानता है तो वहां पे भी कोर्ट उस पर्सन को कंटेम्प्ट में ला सकती है। कोर्ट ने किसी को बुलाया, हाजिर होने को कहा, उसने मना कर दिया, कोर्ट वहां पे कंटेम्प्ट ला सकती है। तो ये सारी चीजों में कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर दी गई। अगर हम बात करें फाइनली लीगल प्रोविजन से कैसे पावर मिली और कैसे कंटेम्प्ट के केसेस में आगे बढ़ा जाएगा, तो ये सारी बातें लिखी गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में। यहाँ पे कंटेम्प्ट की डेफिनेशन दी गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ टर्म यूज करता है, डिफाइन नहीं करता। आर्टिकल 19 में भी बस ये लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले लिया जाएगा। क्या होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो इसको हमने फिर डिफाइन किया जाके आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, क्योंकि एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा बनी हुई थी और एक वन सेट डेफिनेशन जो है वो नहीं मिल रही थी। इसी के साथ साथ सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दो अलग प्रोविजंस भी बनाए गए। अगर मैं आपसे कहूं कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में डाला गया स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, इंटरफेयर करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ये दो चीज़ों में आपको कंटेम्प्ट में बुक किया जा सकता है। 6 महीने की जेल या 2000 रुपये फाइन है। साथ ही साथ कोर्ट इस प्रोसीडिंग को 1 साल के बाद नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने आज कुछ कोर्ट के लिए बोला, आज से ठीक 1 साल बाद कोर्ट मेरे अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स लाना चाहता है, तो ये नहीं वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहा जाएगा 1 साल में तो मेरे स्टेटमेंट का महत्व खत्म हो गया, कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ, मैंने 2 साल 3 साल पहले कुछ कहा था,
तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी डाले गए। क्या हर चीज स्कैंडलाइजिंग में ली जाएगी? अब न्यूज मीडिया कोई चीज पब्लिश करता है, आज की ताजा खबर, कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है, कोर्ट कहेगा अरे आप तुम्हारा कंटेम्प्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ बातें रखी गई हैं, एक्सेप्शंस रखे गए हैं कि हर चीज को आप नहीं ले सकते। पहली चीज है फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फेयर है ना, एक्यूरेट रिपोर्ट कर रहे हो, आप एक मीडिया हाउस चलाते हो, अखबार चलाते हो, आपने जो चीज रिपोर्ट किया वो एक्यूरेट है, वहां पे नहीं किया जा सकता। अगर आप जजमेंट का फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, आपने कहा यार जजमेंट ठीक नहीं दी, ठीक है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले तरुण तेजपाल केस में भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया जजमेंट को, तो यहाँ पे या फिर डिफेमेटरी अटैक किया आपने जज पे, लेकिन आपने प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं हुए आप, ठीक है, आपने कुछ जज के बारे में बोल दिया कि अरे इस जज को तो लॉ आता ही नहीं है। देन उसके बाद साथ ही साथ 2006 में से अमेंड भी किया गया और ट्रुथ को वैलिड डिफेंस बनाया गया अगर पब्लिक इंटरेस्ट में बोला गया। कहा गया है कि अगर प्रशांत भूषण ने सच बोला है और वो सच जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में बोला गया है, ठीक है, तो आपने कोई सच बोला है, सच कोर्ट को अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने वो सच जो है पब्लिक इंटरेस्ट में बोला है, तो उसको भी आप पे, उस केस में भी आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जा सकता, वो एक्सेप्शन में गिना जाएगा, मतलब आप कंटेम्प्ट में नहीं बुक किए जाएंगे। अच्छा, एक बात और आती है कि क्या अटॉर्नी जनरल की कंसेंट हमेशा मैंडेटरी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के लिए? तो इसके लिए देखते हैं कि कैसे कैसे अटॉर्नी जनरल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा कुणाल कामरा के लिए किसी प्राइवेट पर्सन ने अटॉर्नी जनरल को लिखा और बोला कि कुणाल कामरा इस तरह से जुडिशरी की मजाक बना रहा है, मुझे इसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट का केस फाइल करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में अटॉर्नी जनरल ने अपनी सहमति दे दी। तो देखते हैं कि एजी की, अटॉर्नी जनरल की जो कंसेंट है, क्या वो मैंडेटरी हर केस में? बिल्कुल। अगर कोर्ट सुओ मोटो केस नहीं लेता, ठीक है, मैंने कोर्ट के बारे में कुछ खराब कह दिया, गलत कह दिया, कुछ कंटेम्प्ट वाला मैंने स्टेटमेंट दे दिया, अब कोर्ट खुद से तो उसको सुओ मोटो मेरे को नहीं बुला रहा कंटेम्प्ट के केस में, लेकिन कोई और पर्सन मेरी कंप्लेन कर देता है या फिर वो अटॉर्नी जनरल के पास चला जाता है और कहता है कि इस पर्सन ने जो बोला है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो अब अटॉर्नी जनरल मेरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी लीगल टीम से बात करेंगे और फिर बोलेंगे ठीक है, इसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे कि हर कंटेम्प्ट केस स्टार्ट करने से पहले अटॉर्नी जनरल की कंसेंट की, सहमति की जरूरत नहीं होती। अगर कोर्ट खुद से सुओ मोटो जजमेंट ले रहा है, खुद से कॉग्निजेंस ले रहा है, खुद से अगर कोर्ट कह रहा है कि हाँ इस पर्सन ने कंटेम्प्ट किया है, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल की राय नहीं चाहिए, लेकिन कंसेंट नहीं चाहिए, राय क्या, कंसेंट नहीं चाहिए, सहमति नहीं चाहिए। लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर अप्रोच करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, तो उसको अटॉर्नी जनरल के थ्रू जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकता। अब आगे एक और जुडिशरी से जुड़ा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट कुछ बातें उठी थी, ठीक है, अब वो आप देखेंगे जस्टिस जो हैं वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर एक जज को रिमूव करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो अभी रिमूवल का कोई प्रोसेस हुआ नहीं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार ये मुद्दा उठा था। इस तरह के एमसीक्यूज, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेती है। अब आप देखिए कि एक सिटिंग जज को हटाने का क्या तरीका है। देखो, सिटिंग जज को हटाने का आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, लेकिन इन हाउस प्रोसीजर में सेक्सुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस को भी देखा गया और उसको भी मुद्दा बनाया गया कि वो भी एक मिसबिहेवियर का पार्ट बनेगा, मिसकंडक्ट का पार्ट बनेगा। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 क्लॉज 4 तो यही कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज को आप प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर आप इनकैपेसिटी के थ्रू हटा सकते हैं। अब कैसे हटेंगे ये देखा जाएगा। देखो, हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके लेजिस्लेचर से होकर गुजरती है, यानी उसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा का होना बहुत नेसेसरी है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 तो ये कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर पास करना होगा, लेकिन प्रेसिडेंट वो ऑर्डर खुद से पास नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट वो ऑर्डर तब पास करेंगे जब पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन लेके आएगी और उस रेजोल्यूशन को पास करेगी बाय टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, यानी जो भी टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। इसे कहा जाता है कि एक तरह से स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में जरूरी है। और जैसे ही दोनों हाउसेस इस मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन को पास कर देंगे, वैसे ही ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट इसको साइन कर देंगे और फाइनली रिमूव वो जज हो जाएंगे।
आज तक आप देखेंगे कोई भी जज इस तरह से रिमूव नहीं हुए हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल है नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बस यही कहता है। इससे पहले भी एक पूरा प्रोसीजर जो है वो बनाया गया। हमने क्या किया, हमने एक लॉ पास किया। उस लॉ के चलते हमने एक पूरा प्रोसीजर बनाया और उस प्रोसीजर के हिसाब से अब आपके जजेस जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। देखो, एक लॉ आता है 1968 में, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा गया। अब प्रोसीजर क्या है कि अगर आप लोकसभा से पहले रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो लोकसभा के 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा के 100 मेंबर राइटिंग में स्पीकर को एक नोटिस दें कि हमें इस जज को रिमूव करना है। अगर राज्यसभा से स्टार्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, तो वहां के 50 मेंबर्स एक पूरा और नोटिस 50 मेंबर्स मिलके साइन करके वहां के चेयरमैन को दें। अब चेयरमैन और स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है, उनके पास डिस्क्रिशन होता है कि वो चाहे तो इसको एडमिट कर सकते हैं इस मोशन को, और इस मोशन को वो मना भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आप देखेंगे पावर है स्पीकर या चेयरमैन के पास, अथॉरिटी है। अब आगे अगर लेटेस्ट से कि स्पीकर को लगता है कि नहीं मोशन ठीक है, इसको एडमिट कर लेना चाहिए, तो एडमिट कर लिया जाएगा। अब एडमिशन के बाद क्या होगा कि स्पीकर या चेयरमैन जिनके पास भी पहले आएगा वो एक 3 मेंबर कमिटी बनाएंगे कंप्लेंट स्टडी करने के लिए। ये 3 मेंबर कमिटी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस होंगे। अगर मामला हाई कोर्ट का है, मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो 2 जजेस बिठा दिए जाएंगे, चीफ जस्टिस बिठा दिए जाएंगे, एक जज बिठा दिए जाएंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस बिठाए जाएंगे। ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे हाउस को। हाउस अकॉर्डिंगली देखेगा कि जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो ठीक है, क्योंकि कमिटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया और सबमिट करते समय ये कहा है कि इस जज को रिमूव कर देना चाहिए। अब अकॉर्डिंगली वो हाउस जो है वो फाइनली मोशन को वोट इन करेगा। अब कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद जब पार्लियामेंट को रिपोर्ट मिलेगी, हाउस उस पर डिसीजन ले लेगा और इस डिसीजन के अकॉर्डिंगली जैसे ही एक हाउस इस मोशन को पास कर देगा, ये मोशन जो है अब दूसरे हाउस के पास जाएगा। जैसे ही दूसरे हाउस के पास ये मोशन जाता है, वहां पे उस हाउस को भी सेम मेजॉरिटी से इसको पास करना है और जैसे ही इसको पास कर दिया जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाके प्रेसिडेंट जब इस मोशन को अडॉप्ट कर लेंगे तो हम मानेंगे कि जज जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। आज तक कोई भी जज इस तरह से रिमूव नहीं किए गए। पहली बार जस्टिस रामास्वामी को हटाने की कोशिश की गई थी, सब लोग उनके केस में तो उस समय लोकसभा ही भंग हो गई थी, खत्म हो गई थी लोकसभा, तो फिर इसलिए उनका रिमूवल बच गया। जस्टिस दीनाकरन को करने की कोशिश की गई, सौमित्र सेन को करने की कोशिश की गई, सब ने फाइनल कॉल से पहले रिजाइन कर दिया। एक बात और है कि चीफ जस्टिस को अगर रिमूव करना है तो सेम प्रोसीजर जो है वो यूज किया जाएगा और आज तक चीफ जस्टिस के लिए कोई मोशन नहीं लाया गया। 2017 में जस्टिस दीपक मिश्रा के लिए इस तरह के मोशन लाने की कोशिश की थी राज्यसभा में, जिसमें अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए राज्यसभा के चेयरमैन ने इस मोशन को एडमिट करने से मना कर दिया था। तो इस सेट के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले सेट 6 में और आगे के पॉलिटी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ रहिएगा, 50 घंटे हमें पूरा करंट अफेयर्स खत्म करना है, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।